हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट गुरु क्लासेस। मेरा नाम है मृदुल तिवारी और आज हम पढ़ने आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का माइंड मैप। तो इस चैप्टर के साथ हमारी एक नई यूनिट शुरू होती है जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी। और प्लांट फिजियोलॉजी में पहले हमें 5 चैप्टर पढ़ने होते थे, लेकिन सिलेबस जब से चेंज हुआ है अब हमें सिर्फ 3 चैप्टर ही पढ़ने होंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। ठीक है, तो टोटल 3 चैप्टर हम पढ़ेंगे, 2 चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। अच्छा, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, इस चैप्टर में भी 2-3 टॉपिक्स हैं जिनको हटा दिया गया है ना। जैसे आपका एक टॉपिक था वर्नलाइजेशन का, है ना, वर्नलाइजेशन, ये हटा दिया गया है। और एक टॉपिक सीड डॉर्मेंसी का था, ये भी हटा दिया गया है, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चाहे आप नीट के लिए हो चाहे आप क्लास 12th के 11th के लिए, हम ये टॉपिक्स को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सेम है सिलेबस, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं चाहे आप क्लास 11th के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ साइंटिस्ट हैं, उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को हमें देखना है। जैसे सबसे पहले साइंटिस्ट है हमारे पास जोसेफ प्रेस्टले, जिन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की और इन्होंने मिंट प्लांट को यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट्स में। ठीक है, किस चीज को यूज किया गया था एक्सपेरिमेंट में, ये भी पूछा जाता है नीट में, तो अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो प्रेस्टले ने ऑक्सीजन डिस्कवर की और मिंट प्लांट को यूज किया। फिर आते हैं जैन इंजन हाउस। जैन इंजन हाउस ने ये बताया कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। उन्होंने बताया सनलाइट जो है वो जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है। इसके अलावा इन्होंने एक और चीज बताई कि ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट कैन रिलीज ऑक्सीजन। जो प्लांट के ग्रीन पार्ट्स हैं सिर्फ वही ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, पूरा प्लांट ऑक्सीजन नहीं रिलीज करता, सिर्फ हरे पार्ट। तो बेसिकली जो पत्तियां थी उनकी बात कर रहे थे ये। और यंगर प्लांट्स जो होते हैं, जो नए मतलब बच्चे होते हैं प्लांट्स में, आप कह लो, उनकी जो स्टेम होती है वो भी ग्रीन होती है, तो वो भी फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन रिलीज कर सकती है। ठीक है, तो जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं सिर्फ वही ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और इसके अलावा सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये किसने बताया? जैन इंजन हाउस। ठीक है, फिर आते हैं जूलियस वॉन सैक्स। जूलियस वॉन सैक्स ने ये बताया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है ना, ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। अब इस ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में प्लांट स्टोर करता है। ठीक है, जैसे अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ये जूलियस वॉन सैक्स ने बनाया। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और थी, पता नहीं अब नहीं होगी, है ना। जूलियस वॉन सैक ने हाइड्रोपोनिक्स नाम की एक टेक्निक बताई थी, हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, जो कि है बेसिकली कि बिना मिट्टी के पेड़ों को उगाना, है ना। हम एक एक ऐसा गमला टाइप का ले लेते हैं और इस गमले में हम सिर्फ पानी डालते हैं, और उस पानी में जो भी न्यूट्रिएंट्स जरूरी हैं पेड़ के लिए, जो भी चीजें पेड़ को चाहिए ग्रो करने के लिए, वो सब डाल देते हैं और इसी के अंदर पेड़ को हम ऐसे उगा देते हैं। ठीक है, इसी को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, फिर आते हैं अगले साइंटिस्ट टी डब्ल्यू ईगलमैन। टी डब्ल्यू ईगलमैन जो थे, इन्होंने क्लेडोफोरा, जो कि एक ग्रीन कलर का एल्गी होता है, बेसिकली ग्रीन एल्गी होता है एक तरह का, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन इज इवॉल्व इन ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, या कह लो जो सनलाइट आती है, क्योंकि सनलाइट जो होती है उसमें आपको पता है 7 कलर होते हैं टोटल, विबग्योर जिसे आप कहते हैं, है ना। उसमें से जो ब्लू और रेड कलर का रीजन होता है वहां पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, और इसी वजह से वहां पे ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, देखने को मिलती है। ये ईगलमैन ने बताया। ठीक है, फिर आखिरी साइंटिस्ट है कॉर्नेलियस वॉन नील। इन्होंने पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पर अपना एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन इवॉल्व इन फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम H2O। हाँ, जो वाटर होता है H2O, इसकी स्प्लिटिंग होती है, मतलब ये तोड़ा जाता है और इसी से ऑक्सीजन आती है, ये बताया कॉर्नेलियस वॉन नील ने। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक बेसिक जो क्या कहते हैं उसे आप, रिएक्शन जो आपको याद रखनी है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो ये है। 6CO2 कंबाइन करता है 12H2O से लाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनता है? C6H12O6, जो कि है ग्लूकोज, साथ में 6 मॉलिक्यूल वाटर के और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, लेकिन ये ऑक्सीजन CO2 से भी आ सकता है और H2O से भी आ सकता है, लेकिन आता किससे है? H2O से आता है। ये साइंटिस्ट ने, कॉर्नेलियस वॉन नील जो थे, उन्होंने यही पता लगाया कि जो ऑक्सीजन आता है वो वाटर से आता है, CO2 से ऑक्सीजन नहीं आता, क्योंकि वाटर की स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, अच्छा, ये रिएक्शन आपको अच्छे से याद रखनी है ना। अच्छा ये होगा कि आप बैलेंसिंग के चक्कर में ना पड़ो, बैलेंसिंग भी हमेशा याद रखो। ठीक है, क्योंकि एक रिएक्शन है, छोटी सी बैलेंसिंग होगी, आपको वहां दिक्कत होगी बैलेंसिंग करने में। ठीक है, तो 6CO2 12H2 जुड़ेगा, ग्लूकोज बनेगा, साथ में वाटर और ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, पिगमेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से पिगमेंट्स आते हैं? तो देखो, जो ग्रीन कलर की हमारी लीफ होती है, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं जरा, जो हमारी ग्रीन कलर की लीफ होती है इसमें 4 अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोफिल ए,
जो कि ब्राइट या फिर ब्लू ग्रीन का दिखता है ना, ब्राइट ग्रीन या फिर ब्लू ग्रीन कलर का रेड रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्लोरोफिल ए की वजह से पत्तियां ग्रीन दिखती होंगी, ठीक है। फिर क्लोरोफिल बी जो कि हल्का येलो ग्रीन होता है, ठीक है, हल्का येलोइश ग्रीन होता है, ठीक है। फिर ज़ैंथोफिल होता है जो कि येलो कलर का होता है, और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं जो कि येलो से येलो ऑरेंज कलर के हो सकते हैं। कैरोटीनॉइड में अलग अलग पिगमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो ये 4 पिगमेंट्स पत्तियों के अंदर होते हैं और इसकी वजह से पत्तियां ग्रीन दिखती हैं। कलर भी याद रखना, कलर आता है मैच करने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में। अच्छा, अब यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए होता है ना, ये मेजर पिगमेंट है टू एब्जॉर्ब लाइट। ये मेन पिगमेंट है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिससे फोटोसिंथेसिस आगे होगी। अच्छा, इसके अलावा जो क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स है ना, इनको हम एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। एसेसरी मतलब होता है हेल्प करना या सहायक पिगमेंट्स आप कह लो। ये क्या करते हैं ना, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड, ये और भी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और क्लोरोफिल ए को देते हैं। तो समझ रहे हो, क्लोरोफिल ए तो नॉर्मली एब्जॉर्ब करता है लाइट ज्यादातर, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स भी लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को देते हैं। अच्छा, सारी लाइट ए ही क्यों नहीं एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि अकेला ए जो है वो बर्न हो जाएगा, लाइट काफी होती है ना, वो खत्म खराब जाएगा, है ना, जल जाएगा। अच्छा, तो क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स क्या करते हैं, प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन का एक सिंपल मतलब अभी समझो कि ज्यादा लाइट की वजह से क्लोरोफिल का खराब हो जाना या बर्न हो जाना, है ना। अभी फिलहाल इतना ही मतलब समझो, आगे हम फिर से पढ़ेंगे फोटो ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये होता है क्लोरोफिल ए जो होता है उसको फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं कौन, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड, ठीक है। अब एब्जॉर्ब लाइट एंड सेंड एनर्जी टू क्लोरोफिल ए, इनका काम होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना और एनर्जी को क्लोरोफिल ए के पास भेजना, ठीक है। तो ये पिगमेंट्स काम आते हैं क्लोरोफिल उसमें, फोटोसिंथेसिस में, ठीक। अब फोटोसिंथेसिस की साइट क्या होती है, मतलब कहाँ पे होता है, वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, कहाँ पे होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में, सबसे पहले तो क्लोरोप्लास्ट आपको पता ही है ना, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है उसी के अंदर होगा फोटोसिंथेसिस, है ना। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट में दो जगह आपको अच्छे से याद रखना। पहला, मेम्ब्रेन सिस्टम। मेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है वो लाइट एनर्जी को कैच करता है, कैच लाइट एनर्जी, और सिंथेसाइज करता है एटीपी और एनएडीपीएच को। ये किसका काम होता है, मेम्ब्रेन सिस्टम का, ठीक है। अच्छा, दूसरा है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है, क्लोरोप्लास्ट के जो अंदर चीज भरी होती है ना, उसको पूरे को स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा जो होता है इसके अंदर शुगर की सिंथेसिस होती है, ठीक। अब जो मेम्ब्रेन होती है ना, इस पे जो बेसिकली फोटोसिंथेसिस का जो पार्ट हो रहा है या जो रिएक्शन हो रही है उसे हम कहते हैं लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो देखो, फोटोसिंथेसिस में आप दो रिएक्शन पढ़ोगे, है ना, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन पे हो रही है, और ये डायरेक्टली डिपेंड करती है लाइट पे, इस वजह से लाइट रिएक्शन कहा जाता है। स्ट्रोमा जो है उसके अंदर डार्क रिएक्शन होती है, जिसे कार्बन रिएक्शन भी कहते हैं। और डार्क इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन के ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, या कह लो इनडायरेक्टली लाइट पे ये डिपेंड करती है। तो डार्क रिएक्शन ऐसा नहीं है कि वो अंधेरे में होगी या फिर लाइट के एब्सेंस में होगी, ऐसा नहीं है ना। वो क्या होता है, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट, जो लाइट रिएक्शन है उसके प्रोडक्ट्स पे वो डिपेंड करती है, ठीक है, डार्क रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगी, मेम्ब्रेन्स पे होगी, और डार्क रिएक्शन कहाँ होगी, स्ट्रोमा के अंदर होगी, ठीक है। लाइट रिएक्शन में देखो, सबसे पहले हम लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे ना, फिर उसके बाद डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में सबसे पहले क्या क्या होता है, 4 स्टेप होते हैं, 4 चीजें लाइट रिएक्शन में हमें पढ़नी है। लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर की स्प्लिटिंग होगी जिससे ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है। ऑक्सीजन का रिलीज होगा, ऑब्वियसली थर्ड स्टेप है ना, वाटर की स्प्लिटिंग हुई जिससे ऑक्सीजन रिलीज हुआ, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच, एनएडीपीएच और एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन, जो हमने 4 पिगमेंट पढ़े है ना फोटोसिंथेसिस में, 4 पिगमेंट जो हमने पढ़े हैं अभी ऊपर, क्लोरोफिल ए, बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड, ये जो है ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। इनका मतलब ऑर्गेनाइजेशन बना होता है, बेसिकली आप कह लो ये इकट्ठे रहते हैं, किस फॉर्म में, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एलएचसी के फॉर्म में, ठीक है। तो सारे पिगमेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली एक दूसरे के पास ऐसे इकट्ठा हो गए, मतलब मान लेते हैं ये सारे पिगमेंट्स एक दूसरे के पास इकट्ठा हो गए हैं, और इस पूरे सिस्टम को हमने कहा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दो तरह का, एक को कहते हैं फोटो सिस्टम 1 या PS1, और एक को कहते हैं फोटो सिस्टम 2 या PS2, ठीक है। ये दोनों क्या है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। अब ये जो नाम है फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2, ये डिस्कवरी के अकॉर्डिंग नाम रखा गया है, ये काम के अकॉर्डिंग नहीं है ना। क्योंकि क्या है, अभी आप लाइट रिएक्शन देखोगे तो पहले फोटो सिस्टम 2 काम में आता है, फिर उसके बाद फोटो सिस्टम 1 काम में आता है। तो ये काम के अकॉर्डिंग नाम नहीं रखा गया है, ये कब इनकी खोज हुई उसके हिसाब से, क्योंकि फोटो सिस्टम 1 की खोज पहले हुई तो इस वजह से 1 रख दिया गया, और 2 की बाद में हुई तो 2 रख दिया गया। काम कौन करता है पहले, पहले फोटो सिस्टम 2 काम करता है, ठीक है। अगले पेज पे आओ।
अब देखो एलएचसी में क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होता है। जो एलएचसी होता है, मान लेते कुछ ऐसा है एलएचसी, है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा एलएचसी। इस एलएचसी में जो क्लोरोफिल का ए, मान लेते हैं ये वाला मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए का है ना, इसको रेड कलर से कर दो, इसको रेड कलर से कर दे, है ना। अब देखो जो रेड वाले के अलावा पूरा ब्लैक वाला पार्ट है, ये ब्लैक वाला, इसमें क्लोरोफिल ए भी है, बी भी है ना, सी कह रहा हूँ कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स है ना, ए बी कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स, ये सारी की सारी चीजें हैं इस ग्रीन वाले पार्ट में, जो अभी मैंने ग्रीन करके आपको दिखाया, ठीक है। ए भी है, बी भी है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट भी है, ज़ैंथोफिल है, ये सारे के सारे हैं। लेकिन ये जो मैंने रेड कलर का बता दिया ना, एक सेकंड, ये जो मैंने आपको रेड कलर का बीच में बना दिया है, ये भी क्लोरोफिल ए है। ये क्या है, क्लोरोफिल ए है, ठीक है। लेकिन ये क्लोरोफिल जो है इसको एंटीना नहीं कहें, ठीक है। बाकी सारा का पार्ट जो है, जो ग्रीन कलर का मैंने पार्ट बनाया, ये क्या है, एंटीना है। तो एंटीना क्या है, अभी आप समझोगे तब तब पढ़ोगे जब तक, है ना। एंटीना क्या है, एलएचसी के अंदर हैव ऑल पिगमेंट्स एक्सेप्ट वन क्लोरोफिल ए। एक क्लोरोफिल ए ऐसा होगा जिसको आप छोड़ दो, उसको हटा दो, बाकी सारे पिगमेंट जो होंगे वो एंटीना बना देंगे। तो इस एंटीना में आपको ए भी रहेगा, है ना। देखो क्लोरोफिल ए अकेला थोड़ी है, कई सारे क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल हैं। तो क्लोरोफिल ए, बी, है ना, कैरोटीनॉइड पिगमेंट, है ना, ज़ैंथोफिल, ये सारे के सारे मिला के एंटीना बना रहे हैं। लेकिन एक ऐसा क्लोरोफिल ए है, एक ऐसा क्लोरोफिल ए है जो कि रिएक्शन सेंटर बना रहा है, ठीक है। एक सेकंड रुकना, है ना। तो ये अकेला क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, जो ए हमारा एक मॉलिक्यूल बच गया है ना, बाकी सारे मॉलिक्यूल क्या बना रहे हैं, एंटीना। लेकिन एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऐसा बचा है जिसको रिएक्शन सेंटर हम कहेंगे। अब ये जो रिएक्शन सेंटर है, बेसिकली क्या है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ही है, एक तरह का आप समझ लो, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से ही रिएक्शन सेंटर बना है। अब ये जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है या जो रिएक्शन सेंटर है, ये दो तरह के होते हैं, PS1 और PS2, या फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हो, पर हमने पढ़ा नहीं यहाँ पे, है ना। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, इनमें फोटो सिस्टम्स पाए जाते हैं, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, ये एक्चुअली क्या है, फोटो सिस्टम दोनों रिएक्शन सेंटर है, ठीक है। तो लाइट हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल्स में आप कह सकते हो दो पार्ट होते हैं, है ना, एलएचसी में दो पार्ट होते हैं, एंटीना और रिएक्शन सेंटर, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो बचा वो रिएक्शन सेंटर बना देगा, और इसमें दो तरह के रिएक्शन सेंटर होंगे, PS1 और PS2। जो PS1 होता है इसको P700 भी कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 700 नैनोमीटर की लाइट जब क्या कहते हैं उसे वेवलेंथ आ जाती है, तब ये एक्टिवेट होता है ना। तो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ एटलीस्ट होनी चाहिए, तब एक्टिवेट होता है PS1। और PS2 के लिए 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे ही ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, रिएक्शन सेंटर है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि होता कैसे है, आप कह लो लाइट एनर्जी कैसे स्टोर होती है, ये कह लो लाइट रिएक्शन कैसी होती है, ये पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले जो हम पढ़ने आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस। अब देखो मतलब नाम तब समझ में आएगा जब आप इसको पढ़ोगे, ठीक है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, हम पढ़ने आ रहे हैं द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट पढ़ने आ रहे हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, मान लेते हैं हमारे पास, सबसे पहले मैंने बताया कि फोटो सिस्टम 2 पहले काम करता है, और फोटो सिस्टम 2 को काम करने के लिए 700 नैनोमीटर की, है ना, NM नैनोमीटर की लाइट चाहिए। तो 700 नैनोमीटर की लाइट आ गई, क्योंकि फोटो सिस्टम 2, सॉरी 680 की, फोटो सिस्टम 2 जो है वो 680 होता है, P680 होता है ना। तो 680 नैनोमीटर की लाइट अगर आ गई, सनलाइट आ गई, तो फोटो सिस्टम 2 जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा, और इसमें से निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फोटो सिस्टम 2 से निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, वो एनर्जी कहां से आई है, सनलाइट से, ऑब्वियसली 680 नैनोमीटर की जब लाइट पड़ी है, तो उससे एनर्जी आ गई है इलेक्ट्रॉन के पास, और इलेक्ट्रॉन निकला है। और इलेक्ट्रॉन जो ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन या एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है एक्सेप्ट कर लेता है। अब जब थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन जो होता है, ऑब्वियसली इसकी एनर्जी जो होती है धीमे धीमे लूज होगी, तो ये क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा इसको एक रास्ता प्रोवाइड करेगा पेड़, उस रास्ते को कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होते हुए LHC PS1 में आ जाएगा, यानी पी PS1 क्या था, P700, है ना। तो 700 नैनोमीटर की लाइट वाले PS1 में आ गए, ठीक है। अब आप एक चीज समझो कि 680 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर, किस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी, एक मतलब एनर्जी ज्यादा होगी, ये बताओ, है ना, किस वाले लाइट की एनर्जी, किस में लाइट की ज्यादा होगी, 680 नैनोमीटर की या 700 नैनोमीटर की। ऑब्वियसली 680 नैनोमीटर वाले लाइट की एनर्जी ज्यादा रही होगी,
रीजन क्या है कि एनर्जी आपको पता है, जो फोटॉन्स की एनर्जी होती है वो वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा फिजिक्स में, है ना, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। तो लैम्डा अगर बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगी। तो देखो 680 में एनर्जी जो है, या ये भी आप इसको जस्ट उल्टा भी कह सकते हो, है ना, लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगी, या लैम्डा कम होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी। क्योंकि 680 में लैम्डा कम है, वेवलेंथ कम है, तो एनर्जी ज्यादा थी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। 700 जब वो पहुंचा, 700 नैनोमीटर वाले पहुंचा, तो उसके पास एनर्जी थोड़ी सी कम है। तभी तो यहां से भाई यहाँ पे आ रहा है, तो एनर्जी उसने क्या किया, यहां से यहां आने के लिए एनर्जी लूज की है। तभी तो वो PS2 से PS1 में आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से 1 में आ गया। और उसकी एनर्जी कम भी होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि वेवलेंथ बढ़ गई तो एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये था फिजिक्स, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आना है, नहीं समझ में आया ये, तो आप छोड़ सकते हो, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो फिलहाल आप समझो एक चीज, इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होते हुए LHC PS1 में आ गया। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से PS1 में आ रहा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के होते हुए, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करता है, एक ADP जो होता है उसमें इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करता है और ATP बना देता है। यहाँ ATP का फॉर्मेशन हो गया, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। एनर्जी ही तो बनाना है, फोटोसिंथेसिस का काम क्या है, एनर्जी को बनाना। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने क्या किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास यहाँ पे एनर्जी ज्यादा थी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी। और इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, एनर्जी अपनी लूज कर रहा है। तो जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वही एनर्जी यहाँ पे हमने क्या किया, यूज कर लिया। ADP को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में जोड़ा और ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना दिया, ठीक है। अब जब LHC PS1 में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, तो यहाँ LHC PS1 भी तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, 700 नैनोमीटर वाली लाइट को इसने एब्जॉर्ब किया, और फिर से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास चला गया। अब जब फिर से इलेक्ट्रॉन नीचे आने लगेगा, या कह लो नीचे आने का मतलब समझ रहे हो ना, एनर्जी उसकी जब कम होने लगेगी, तो इससे क्या होगा, सेकंड टाइम में क्या होगा, NADP प्लस को NADPH में चेंज कर दिया जाएगा। तो समझ में आया, हमने इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दो जगह यूज की। पहले हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक ले गए, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से जब PS1 में आने लगा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यहाँ पे हमने क्या किया, ATP बना ली। और जब PS1 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक इलेक्ट्रॉन गया एक्साइट होके, जब फिर से वापस से उसकी एनर्जी कम होने लगी, उसकी एनर्जी का हमने कहाँ पे यूज किया, NAD प्लस पे, NADP प्लस में, NADP प्लस को NADPH में चेंज कर दिया, ठीक है। इसको कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब बात समझो, इसके नाम को समझो। फोटो मतलब होता है लाइट का यूज करके, फॉस्फोराइलेशन मतलब होता है यहाँ पे हमने ATP बनाया, या कह लो फॉस्फोरस को ऐड किया, है ना, फॉस्फोरस, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस को ऐड किया। यही तो हमने किया, IP मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस को ऐड किया। तो फोटो यानी लाइट के प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन यानी फोटो फॉस्फोराइलेशन, या कह लो इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस को हम ऐड कर रहे हैं। नॉन साइक्लिक क्यों कहा गया है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे निकला, है ना, यहां से ऐसे गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, फिर वहां से उसी वही एक ही इलेक्ट्रॉन बता रहा हूं मैं, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। इलेक्ट्रॉन जो है ऐसा टेढ़ी लाइन बनाता हूं ऐसे, इलेक्ट्रॉन जो है वो गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, है ना। फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होते हुए आया PS1 के पास, फिर PS1 से फिर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, और फिर उसके बाद यहाँ पे आके वो इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, किसमें, NADP प्लस से NADPH बनाने में इलेक्ट्रॉन को यूज कर लिया गया। तो मतलब जो PS1 था, जो PS2 था, है ना, 2 से इलेक्ट्रॉन निकला था, जो PS2 था, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आया भाई, उसको हमने आगे ले जाके उसको यूज ही कर लिया, वापस ही नहीं लाया। इस वजह से नॉन साइक्लिक की इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस ही नहीं आता, वहीं पे यूज हो जाता है, ठीक है। इस पूरी चीज को मैं इरेज कर रहा हूं, तब आप बताओ, है ना, ये कुछ ऐसा था, और ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये था नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, है ना, हमने पढ़ लिया, ठीक। अब हम पढ़ेंगे साइक्लिक, अच्छा इसी को हम जेड स्कीम भी कहते हैं, ठीक है। अगर आप इसको टेढ़ा करोगे, फोन अपना आप टेढ़ा करके देखोगे, तो ये जेड की तरह दिखेगा ना, ऐसा ऐसा जेड की तरह दिखेगा ना, इस वजह से जेड स्कीम भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन या जेड स्कीम एक ही बात है दोनों। अच्छा अब आते हैं साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन पे। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन पे क्या होता है, अब यहाँ पे जो है सिर्फ PS1 होता है, PS2 नहीं होता है, सिर्फ PS1 होता है। PS1 ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, कितने, ऑब्वियसली 700 नैनोमीटर की एनर्जी के आसपास ये काम करता है, ठीक है। तो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को इसने एब्जॉर्ब किया,
और उससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होने लगी या इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करने लगा वापस से, हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में उसको डाल दिया और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अगेन एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड किया और एटीपी बना दिया, और वो इलेक्ट्रॉन वापस से जब एनर्जी लूज किया तो फिर से पीएस1 के पास आ गया। इसी वजह से कहा जाता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन जहां से गया वापस वहीं पे आ गया। भाई इलेक्ट्रॉन यहां से शुरू किया था, है ना, यहां से ऐसे शुरू किया था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होते हुए वापस से पीएस1 में आ गया। तो इसको क्या कहते हैं, साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वापस आ जा रहा है। ठीक है, और फॉस्फोराइलेशन क्यों कहते हैं ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहो चाहे आप साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये समझ में आ गया आपको दोनों चीज, है ना। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉसिबल साइट फॉर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ हो सकता है, स्ट्रोमा लैमेली में। एनसीईआरटी कहता है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन स्ट्रोमा लैमेली में हो सकता है। रीजन क्या है कि स्ट्रोमा लैमेली में सिर्फ पीएस1 ही प्रेजेंट होता है, पीएस2 होता ही नहीं। और अगर सिर्फ पीएस1 है तो साइक्लिक ही तो हो सकता है। भाई नॉन साइक्लिक के लिए पीएस1 पीएस2 दोनों चाहिए। इसके अलावा ओनली एटीपी इज प्रोड्यूस्ड, नो एनएडीपीएच इज प्रोड्यूस्ड। जब स्ट्रोमा लेमला हम देखते हैं तो उसमें सिर्फ एटीपी बनता है, एनएडीपीएच नहीं बनता है, जो कि आप देखिए ना साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में क्या बन रहा है, सिर्फ एटीपी ही तो मिल रहा है यहाँ पे हमें। जबकि नॉन साइक्लिक में हमें क्या मिल रहा है, दो चीज मिल रही है, एटीपी यहाँ मिल रहा है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और यहाँ पे एनएडीपी प्लस जो है वो एनएडीपीएच में चेंज हो, तो एटीपी और एनएडीपीएच दोनों चीजें मिल रही है ना नॉन साइक्लिक में। तो ये भी याद करना किस में क्या चीज मिल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से स्ट्रोमा लैमेली एक पॉसिबल साइट हो सकती है फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें एक बार क्या देख लेना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखना चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए क्या क्या होता है। तो देखो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, ये दोनों मेम्ब्रेन हो गई क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिक्के के तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम थैलाकोइड कहते हैं। मतलब ये थैलाकोइड का एक ढेर हो गया और एक ढेर थैलाकोइड का ये हो गया, है ना। ये जो दोनों मतलब स्टैक बन गए है ना, थैलाकोइड के जो स्टैक बन गए हैं इनको हम ग्रेना कहते हैं। तो ये एक क्या है, ग्रेना या ग्रेनम, है ना, एक अकेला है तो ग्रेनम कहते हैं। ठीक है, और जो दो ग्रेना होते हैं वो आपस में एक एक फ्लैट स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेली। तो जैसे कहा जा रहा है जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है वो स्ट्रोमा लैमेली में होता है, तो ये होता है स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, अच्छा ये जो जगह खाली है इसमें जो भरा हुआ है इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, जो लिक्विड भरा होता है इसमें स्ट्रोमा कहते हैं उसको। ठीक है, किसी एक को ये जो थैले के तरह के स्ट्रक्चर है वो सिक्के के तरह के, इसको थैलाकोइड कहते हैं। ठीक है, थैलाकोइड समझ में आया। तो ये बेसिक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आप कहोगे स्ट्रोमा लैमेली क्या है। अब आते हैं यहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग पे। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मतलब वाटर का तोड़ना। तो वाटर कहाँ पे टूटता है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है थैलाकोइड के ल्यूमेन में। थैलाकोइड आपको पता था, मैंने बताया था आपको, सिक्के की तरह का ऐसा फ्लैट सिक्के की तरह का स्ट्रक्चर होता है, जो इसके अंदर जगह है इसको हम ल्यूमेन कहते हैं, है ना। थैलाकोइड के अंदर जो जगह है उसको ल्यूमेन कहा जाता है। तो थैलाकोइड के ल्यूमेन वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है जहाँ पे वाटर को तोड़ा जाता है। अगर हम ये रिएक्शन लेके चले तो 2H2O टूटेगा जहाँ पे 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन हमें मिलेगा, और यही वो ऑक्सीजन है जो कि प्लांट्स जो है वो निकालते हैं, जो कि हम कहते नहीं कि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन एक्सक्रीट करते हैं, तो यही ऑक्सीजन हुआ है। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे जो 4 हाइड्रोजन है ये एक्यूमुलेट कर जाएगा उसी ल्यूमेन में, है ना, जो थैलाकोइड का ल्यूमेन है। अगर थोड़ा थैलाकोइड हम ऐसे बड़ा बनाए तो थैलाकोइड में ऐसे हाइड्रोजन आयंस जो है वो ऐसे एक्यूमुलेट करते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, जो हमारे पास ये 4 इलेक्ट्रॉन है ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो 4 इलेक्ट्रॉन ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा पीएच2 से, पीएच2 को, जो कि रन करेगा जेड स्कीम को कॉन्टिन्यूसली। मैंने आपको बताया था पीएच2 जो है ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन था, है ना। और नॉन साइक्लिक में क्या होता था, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता था, इस जगह से जो इलेक्ट्रॉन निकलता था वो वापस यहाँ पे नहीं आता था, है ना। तो अब यहाँ पे जो पीएच2 है इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, भाई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो ये साइकिल बंद हो जाएगी। तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, वाटर की स्प्लिटिंग में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो पीएच2 को दे दिए जाते हैं, जिससे जेड स्कीम लगातार चलती रहे। ठीक है, और एटीपी लगातार बनती रहे। ठीक है, और ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो ल्यूमेन के अंदर ऐसे एक्यूमुलेट होता रहेगा थैलाकोइड के ल्यूमेन के अंदर। ठीक है, अब आती है कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, कीमो नहीं, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है,
केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में चार चीजों की जरूरत होती है। पहली चीज मेम्ब्रेन की, जो कि थैलाकोइड की मेम्ब्रेन यहाँ पे होगी। प्रोटॉन पंप की, जो कि थैलाकोइड की मेम्ब्रेन के ऊपर होगा। प्रोटॉन ग्रेडियंट, जो कि अभी बन रहा है, मैं आपको बताऊंगा। और एटीपी सिंथेसिस, जो कि एटीपी बताएगा। ठीक है, तो देखो मेम्ब्रेन आपको पता ही है, ये मेम्ब्रेन है प्रोटॉन की, है ना, ये थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है। दूसरा चाहिए था प्रोटॉन पंप, तो इसी के ऊपर होगा प्रोटॉन पंप, है ना, कुछ ऐसा समझ लो, रास्ता है, ये एक रास्ता है ना। इसको थोड़ा सा इधर बनाता हूं मैं, है ना। इसी के ऊपर एक ऐसे, ये समझ लो यहाँ पे है ना, ऐसा कुछ बना लो, यहाँ पे एक रास्ता है, ये प्रोटॉन पंप। ठीक है, तीसरी चीज क्या चाहिए थी हमारे पास, प्रोटॉन ग्रेडियंट और एपी सिंथेसिस। प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब होता है एक जगह पे प्रोटॉन कम हो, एक जगह पे ज्यादा हो। प्रोटॉन समझ रहे हो ना, प्रोटॉन है H+, है ना, ये तो प्रोटॉन है, इसी को हाइड्रोजन आयन या फिर प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, तो एक तरफ हाइड्रोजन आयन कम है, एक तरफ ज्यादा है, इसे कहते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। अच्छा, कम ज्यादा क्यों हुई, क्योंकि देखो अंदर ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन इकट्ठा हो रहा है वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से, है ना। तो हाइड्रोजन का जो मात्रा है हाइड्रोजन आयन की या प्रोटॉन की, ल्यूमेन के अंदर ज्यादा है, ल्यूमेन के बाहर कम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट इज अक्रॉस थैलाकोइड मेम्ब्रेन, जो कि मैंने आपको बता दिया, प्रोटॉन ग्रेडियंट किसके अक्रॉस है, थैलाकोइड, है ना। थैलाकोइड मेम्ब्रेन के एक साइड प्रोटॉन ज्यादा है, एक साइड कम है। अब जो एटीपी सिंथेस मॉलिक्यूल है ना, इसमें दो पार्ट होते हैं, सी एफ नॉट, सी एफ जीरो और सी एफ वन, है ना, नॉट भी कहते हैं कभी कभी। तो सी एफ जीरो, सी एफ वन, जो सी एफ जीरो होता है ये एम्बेडेड होता है थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराता है प्रोटॉन का या H+ का। ठीक है, जो सी एफ वन होता है ये प्रोट्यूड करता है, यानी बाहर निकला होता है ऑन आउटर सरफेस ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन, थैलाकोइड मेम्ब्रेन के सरफेस से बाहर निकला हुआ होता है। ठीक है, अच्छा, ब्रेकिंग ऑफ H+ ग्रेडियंट एक्टिवेट्स एटीपी सिंथेस विच विच मेक्स एटीपी। अब यहां पे होता क्या है, यहां पे देखो होगा क्या, देखो यहां पे होगा प्रोटॉन पंप होगी हमारी। ठीक है, प्रोटॉन पंप कहीं और बनाते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे प्रोटॉन पंप है। ठीक है, ये प्रोटॉन पंप जो है ये ग्रेडियंट मेंटेन करने में हेल्प करती है। ठीक है, बाहर हाइड्रोजन के आयंस की मात्रा कम रखती है और अंदर जो है हाइड्रोजन आयंस की मात्रा ज्यादा रखती है, प्रोटॉन पंप है। ठीक है, ये है हमारा एटीपी सिंथेज मॉलिक्यूल। इसके दो पार्ट, एक पार्ट जो कि सी एफ नॉट, जो कि या सी एफ जीरो, जो कि धसा हुआ है अंदर, और एक सी एफ वन, इसको सी एफ वन कहते हैं। ये सी एफ वन पार्ट है और ये सी एफ जीरो पार्ट है। ठीक है, एक मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ है, एक मेम्ब्रेन से बाहर निकला हुआ है, प्रोट्यूड कर रहा है। अब जैसे ही यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होता है, ब्रेक कैसे होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट, अचानक से ये जितने भी H+ अंदर हैं, ये सारे के सारे अचानक से बाहर निकलना शुरू करते हैं, है ना। ये H+ सारे के सारे क्या होंगे, बाहर निकलना शुरू करेंगे, किससे, ये जो हमारा एटीपी सिंथेज मॉलिक्यूल है इसी के अंदर से होते हुए बाहर निकलना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या लिखा है, देखो जो सी एफ नॉट वाला है ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराता है प्रोटॉन का। तो सी एफ नॉट से होते हुए जो इलेक्ट्रॉन, जो हाइड्रोजन आयन है या प्रोटॉन है, ये बाहर निकलने लगेंगे। और जैसे ही ये बाहर निकलने लगेंगे, क्योंकि खूब तेज से निकलेंगे, है ना, अंदर काफी ज्यादा है, बाहर काफी कम है, तो काफी तेज से निकलेंगे, और इनके निकलने से एटीपी सिंथेस जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, सिंथेस एक्टिवेट हो जाता है। और एटीपी सिंथेस का क्या काम है, एटीपी का फॉर्मेशन कराना, बनाना। समझ में आ रहा, तो ये ऐसे होती है एटीपी का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये थी कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जो कि बताती है कि एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके लिए चार चीज आपको चाहिए, आपको पता है, मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट और एटीपी सिंथेस। ठीक है, चलते हैं अगले पेज पे, जूम करते हैं थोड़ा सा, है ना। अब देखो, हमने लाइट रिएक्शन पढ़ दी, है ना, उसमें आपको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन आपने दोनों पढ़ा। ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन जो हो रहा था, मतलब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, इसमें क्या बन रहा था, एक में एटीपी और एनएडीपीएच दोनों बना था, एक में सिर्फ एटीपी। तो मतलब एटीपी और एनएडीपीएच क्या है, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, और इन्हीं को यूज किया जाता है डार्क रिएक्शन में। तो डार्क रिएक्शन डायरेक्ट लाइट पे नहीं डिपेंड होती, ये प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पे डिपेंड होती है। ठीक है, यूज इन डार्क रिएक्शन और बायोसिंथेटिक फेज, डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं। अब डार्क रिएक्शन में होता क्या है, एक साइकिल चलती है जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है कैल्विन साइकिल, है ना। ये साइकिल जो है जिसे कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल कहते हैं, ये कहाँ चलती है, ये डार्क रिएक्शन में चलती है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, मेल्विन कैल्विन नाम के एक साइंटिस्ट है, जिन्होंने एल्गी के फोटोसिंथेसिस को ऑब्जर्व किया था, उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और कार्बन 14 वाला आइसोटोप यूज करके जो है कैल्विन साइकिल के बारे में बताया था। ठीक है, अच्छा, कैल्विन ने, जो मेल्विन कैल्विन था, इन्होंने जब C3 साइकिल देखी इन्होंने, तो इन्होंने बताया जो फर्स्ट प्रोडक्ट CO2 फिक्सेशन का होता है। CO2 फिक्सेशन समझते हो ना, CO2 फिक्सेशन बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये सब ऐड करके हम क्या बना रहे हैं, C6H12O6,
मतलब ग्लूकोज, इसे कहते हैं CO2 फिक्सेशन, है ना, ये सिंपल भाषा में, है ना। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हम कर रहे हैं, इसमें जो पहला प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है, वो 3 कार्बन का एक ऑर्गेनिक एसिड है, और वो एक्चुअली होता क्या है, 3 PGA या 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, है ना, इसको हम 3 PGA भी लिखते हैं, ठीक है। तो 3 यहाँ पे 3 कार्बन को यहाँ पे दर्शाता है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन का पहला प्रोडक्ट है, इस वजह से ये जो साइकिल होती है, इसको C3 साइकिल या C3 पाथवे कह देते हैं, ठीक है। तो याद रखना, अब हम कई बार ये नामकरण करेंगे, है ना। तो नामकरण किस बेसिस पे हम करेंगे, पहले प्रोडक्ट पे, जो पहला प्रोडक्ट बन रहा है वो कितने कार्बन का है, इसके हिसाब से नाम दिया गया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन क्योंकि आता है, तो इस वजह से याद रखना, ठीक है। तो C3 पाथवे को, ये केल्विन साइकिल को C3 साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन का एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, जिसे 3 PG कहते हैं। अब आते हैं केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन, यही है केल्विन साइकिल ही बेसिकली डार्क रिएक्शन है, ठीक है। तो केल्विन साइकिल या C3 साइकिल जो होता है, ये C3 और C4 दो तरह के पेड़ होते हैं, सब में देखा जाएगा, हर एक पेड़ में केल्विन साइकिल होगी, ठीक है। C4 प्लांट्स में थोड़ी सी अलग चीजें होंगी, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब केल्विन साइकिल में 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है कार्बोक्सिलेशन, जिसमें RuBP यानी राइबोलेज बिसफॉस्फेट में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया जाता है। राइबोलेज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज यानी रुबिस्को के प्रेजेंस में, है ना, रुबिस्को एंजाइम तो आपको पढ़ा ही दिया मैंने। इसके प्रेजेंस में RuBP में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड किया जाता है, जिससे 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं 3 PGA के, है ना। इसी वजह से, क्योंकि 3 कार्बन का है, इस वजह से हमें C3 साइकिल, ठीक है, 3 PGA। अब जो है दूसरा स्टेप में रिडक्शन होता है, किसका रिडक्शन किया होता है, 3 PGA का ही रिडक्शन किया जाता है ना। G3P करके एक प्रोडक्ट होता है ना, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट करके एक प्रोडक्ट होता है, वो बनता है। लेकिन फिलहाल आपको ये नहीं जाना है, आपको याद रखना है कि सेकंड जो हमारी रिएक्शन होती है, उसमें रिडक्शन किया जाता है 3 PGA का, है ना। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट करके एक कंपाउंड होता है, जिसे G3P भी कहते हैं, है ना, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, वो बनता है, ठीक है। अब रिडक्शन में होता क्या है, यहाँ पे यूज करते हैं हम 2 ATP यूज हो जाता है, साथ में 2 NADPH भी यूज हो जाता है रिडक्शन वाले स्टेप में। जो 2 ATP है, ये फॉस्फोराइलेशन के लिए यूज होता है ना। और जो 2 NADPH है, ये एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के रिडक्शन में यूज होता है ना, एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। तो अब क्या है, एक ग्लूकोज में टोटल 6 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल चलती है, रिक्वायर होती है। क्यों, क्योंकि जब 2 NADPH यूज होते हैं, तो एक ही CO2 का मॉलिक्यूल जो होता है, वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। लेकिन हमें टोटल कितने करने हैं, 6 करने हैं भाई। एक ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, C6H12O6, 6 कार्बन होते हैं। तो इस वजह से जो केल्विन साइकिल होती है, इसको 6 बार रिपीट करना होता है, अगर हमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है तो, ठीक है। 6 बार ये साइकिल चलेगी, तो हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। तीसरा स्टेप हमारे पास होता है रीजनरेशन का, ये थर्ड स्टेप होता है, जहां पे जो RuBP हमने यूज किया था ना, उसको वापस से रीजनरेट कर लिया जाता है, और इसमें भी एक ATP यूज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको मतलब क्या कहते हैं, कंफ्यूजन हो सकती है ना। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA, है ना, कितने बने हैं, 2 मॉलिक्यूल बने हैं। रिडक्शन भी जो मैंने यहाँ पे दिखाया है ना, ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA, है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA का रिडक्शन दिखाया है। अब क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, तो जो है इस वजह से यहाँ पे 2 ATP और 2 NADPH यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा रिडक्शन जो है वो एक ही मॉलिक्यूल का होता है, 3 PGA के एक ही मॉलिक्यूल का होता है यहाँ पे, तो हम एक ATP और एक NADPH यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, PGA के, यहाँ पे रिडक्शन ऑफ 2CO2 लिख लो, 2 कार्बन, एक चीज गलत है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ऐसा लिख लो, रिडक्शन ऑफ 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। क्योंकि हमारे पास 2 3 PGA बने हुए हैं, 3 GP कर रहा हूँ, है ना, 2 3 PGA बने हुए हैं हमारे पास, इस वजह से 2 ATP और 2 NADPH यूज होंगे। अगर हमारे पास एक ही PGA बना होता हमारे पास ना, तो हम एक ही ATP और एक NADPH को यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बने, इस वजह से 2 यूज हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछी जाती है कि कितने मॉलिक्यूल्स कहाँ पे यूज हुए। तो देखो, अगर हम एक साइकिल चलाएंगे, यानी केल्विन साइकिल हम एक बार चलाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ATP यूज होगा, और यहाँ पे 2 NADPH यूज होंगे, है ना। साथ में यहाँ पे रीजनरेशन में एक ATP यहाँ पे यूज होगा। तो टोटल कितने ATP, 3 ATP, है ना, 3 ATP कहाँ, 2 ATP रिडक्शन वाले स्टेप में, और एक ATP रीजनरेशन वाले, 3 ATP यूज होंगे, और 2 NADPH यूज होंगे, जो कि कहाँ, रिडक्शन वाले स्टेप में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड, इस जगह पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड रखना, ठीक है। तो एक साइकिल में हमारे पास 3 ATP और 2 NADPH यूज हो जाएंगे केल्विन साइकिल में। अगर हम एक ग्लूकोज की बात करें, भाई एक साइकिल में तो सिर्फ एक कार्बन डाइऑक्साइड ही तो रिड्यूस हो रहा, RuBP में सिर्फ एक ही CO2 तो ऐड हो रहा है,
है ना। तो एक ही कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एक साइकिल में रिड्यूस हो रहा है, हम 6 बार चलाएंगे तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिड्यूस होंगे, तब बनेगा एक ग्लूकोज। तो एक ग्लूकोज के लिए हम 6 गुना कर देंगे, यानी 3 की जगह 3 छंग 18 और 2 की जगह 2 छंग 12। ठीक है, तो 18 एटीपी और 12 एनएडीपीएच अगर हम एक ग्लूकोज के बारे में पूछें तो क्वेश्चन कैसा आ रहा है ये याद रखना, एक साइकिल के बारे में पूछा है या एक ग्लूकोज के बारे में, उस हिसाब से आप एटीपी और एनएडीपीएच का क्या कहते हैं उसे वैल्यू बताएंगे। ठीक है, अच्छा, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। प्राइमरी एक्सेप्टर मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया। जैसे C3 साइकिल की बात करें, C3 साइकिल की बात करें, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं ना, ये सब बहुत ज्यादा लिख गया है, इसको भी इरेज करते हैं। यहाँ पे 2 कर देना, आप यहाँ पे 2 करना। ठीक है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की बात हो रही है, फॉस्फोराइलेशन, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA हम रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए 2 ATP और 2 NADPH। ठीक है, हाँ, तो मैंने कहा कि प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 क्या होता है। देखो CO2 ये है और उसका सबसे पहला एक्सेप्टर जो है ये RUBP है, जो कि एक 5 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। आईयूबीपी कितने कार्बन का होता है, 5 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, याद ही करना है, इसमें कोई समझने वाला नहीं है। ठीक है, आईयूबीपी क्या होता है, 5 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, और 6 छठवां कार्बन कहां से आया, CO2 से। टोटल 6 कार्बन, यहाँ पे टोटल 6 कार्बन, और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं 3 PGA को, टोटल 6 कार्बन। यहाँ दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन क्या है, बराबर है। ठीक है, तो आरयूबीपी में कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन, तो यही होता है प्राइमरी एक्सेप्टर, है ना। तो देखो CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर जो C3 प्लांट्स में होता है वो 5 कार्बन का होता है, RUBP। ठीक है, राइबोलेज बिस्फॉस्फेट, है ना, राइबोलोज बिस्फॉस्फेट। जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें 3 कार्बन का एक कंपाउंड होता है जिसे पेप कहते हैं, है ना, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, ये है, तो लिखा तो है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, है ना। तो ये 3 कार्बन का पेप जो होता है ये C4 प्लांट्स में प्राइमरी एक्सेप्टर होता है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है, C3 और C4 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अब C4 प्लांट्स की थोड़ी सी बात पढ़ते हैं हमने अभी C3 साइकिल देखी है ना, C4 प्लांट्स की हमने बात ही नहीं की अभी। C3 साइकिल कहाँ पे होगी, हर तरह के प्लांट में, चाहे वो C3 हो चाहे C4 हो, हर तरह के प्लांट में C3 साइकिल या केल्विन साइकिल चलेगी, है ना। C4 प्लांट जो होते हैं ये थोड़ा सा स्पेशल होते हैं, इनकी क्या प्रॉब्लम क्या खासियत है ये देखो। सबसे पहले हाई टेम्परेचर को ये झेल सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। इनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, जिसके बारे में अभी मैं आगे बताऊंगा कि क्या होता है फोटो रेस्पिरेशन। पेड़ों के लिए अच्छा नहीं होता फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, तो C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, जो कि एक अच्छी बात है। ये ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ये रेस्पॉन्ड करते हैं हाई लाइट इंटेंसिटी को, मतलब अगर ज्यादा गर्मी हो जाए तो कई बार क्या होता है, क्लोरोफिल डैमेज हो सकता है, लेकिन C4 प्लांट्स जो होते हैं वो हाई लाइट इंटेंसिटी को भी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। एग्जाम्पल में अच्छे से याद रखना, मेज हो गया, सोरगम हो गया, ये C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम देखते हैं C4 प्लांट्स में क्या स्पेशल है। तो देखो, जो C4 प्लांट्स की लीफ होती है ना उनमें क्रांज एनाटमी पाई जाती है। क्रांज एनाटमी मतलब होता है कि जो वस्कुलर बंडल होता है C4 प्लांट्स में, उनके ऊपर बंडल शीथ सेल्स पाई जाती हैं। बंडल शीथ सेल्स आर फाउंड अराउंड वस्कुलर बंडल, इसी को कहते हैं क्रांज एनाटमी। तो यानी कि जो वस्कुलर बंडल होता है ना, जैसे मान लेते हैं ये वस्कुलर बंडल्स हैं, ये घिरे होते हैं ऐसे, किससे, बंडल शीथ सेल से। बगल में क्या है, बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल से वेस्कुलर बंडल घिरे हुए हैं, इसे कहते हैं क्रांज एनाटॉमी। कुछ स्पेशल नहीं है, यही है क्रांज एनाटॉमी। ठीक है, अब जो बंडल शीथ सेल्स होती हैं, बंडल शीथ सेल्स हैव लॉट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, काफी ज्यादा क्लोरोप्लास्ट होता है, और थिक वॉल होती हैं जिससे कि गैसियस एक्सचेंज नहीं होता। अब ये फायदा क्या होता है गैसियस एक्सचेंज नहीं हो जाने का, फायदा ये होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर नहीं जाती है, और क्योंकि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अच्छा चाहिए होता है भाई, CO2 प्लांट्स के लिए ज्यादा चाहिए होती है। CO2 का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही प्लांट्स के लिए अच्छा होता है। तो बंडल शीथ सेल की जो वॉल होती है वो थिक होती है, जिसकी वजह से CO2 बाहर नहीं जा सकती, तो कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा रहता है, और ये प्लांट्स के लिए अच्छी बात है ना भाई। जैसे हमें ऑक्सीजन अच्छी चाहिए वैसे उनको कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाया गया है C4 पाथवे, या कह लो हैच एंड स्लैग पाथवे, है ना, हैच एंड स्लैग पाथवे या C4 पाथवे। जैसे C3 साइकिल थी वैसे ही एक C4 पाथवे आ गया। ठीक है, जो पहला प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का C4 पाथवे में, वो 4 कार्बन का होता है, जिसे हम OAA यानी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहते हैं। और क्योंकि 4 कार्बन का पहला प्रोडक्ट है इस वजह से C4 पाथवे। C3 पाथवे या C3 साइकिल क्यों था, क्योंकि 3 कार्बन का या 3 PGA पहला प्रोडक्ट था, यहाँ पे
4 कार्बन का यानी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड पहला प्रोडक्ट है, इस वजह से C4 पाथवे है ना। तो पहले प्रोडक्ट के बेसिस पे नाम बताया गया, ठीक है। अब देखो C4 पाथवे में होता क्या है। C3 साइकिल यहां पे भी चलेगी, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा। नीचे मैंने यहाँ पे आपको बना रखी है बंडल शीथ सेल, है ना, यहाँ पे देखो नीचे, और ऊपर बना रखी है मीजोफिल सेल। जो मीजोफिल सेल्स होती हैं इनके अंदर होती है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। बंडल शीथ सेल का यहाँ पे स्पेशल काम होगा, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल देखो, तो जैसे कहां से शुरू करें, हम शुरू करते हैं यहां से, है ना। देखो सबसे पहला यहाँ पे पेप से शुरू करते हैं। पेप क्या होता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और मैंने बताया कि C4 साइकिल में जो पेप होता है वो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है CO2 का। जो SCO3 माइनस है ना, यहां से CO2 निकलेगा और पेप से जाके रिएक्ट कर लेगा। तो पेप क्या हो गया, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 हो गया, किसके अंदर, C4 प्लांट्स के अंदर या C4 साइकिल के अंदर, है ना। तो SCO3 और पेप इन दोनों के अंदर रिएक्शन हुई, पेपकेज नाम का एंजाइम यहाँ पे यूज हुआ, जिसके वजह से एक C4 एसिड, 4 कार्बन का एसिड बना, जिसे हम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक है। अब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मैलिक या एस्फार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। जब ये मैलिक या एस्फार्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद ये मीजोफिल सेल से निकलता है और निकल के आता है कहाँ, बंडल शीथ सेल के अंदर, है ना। C4 या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होता है वो कहाँ आएगा, अब बंडल शीथ सेल के अंदर, ठीक है। मैलिक या एस्फार्टिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद, ठीक है। ऐसा जरूरी भी नहीं होता है ना, मैलिक या एस्फार्टिक एसिड में कन्वर्जन हर जगह नहीं देखा जाता, कभी कभी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड सीधा आ जाता है बंडल शीथ सेल के अंदर, ठीक है। तो ये जो मैलिक या एस्फार्टिक एसिड है या जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ना, इसी को हम C4 एसिड कहते हैं, क्योंकि 4 कार्बन का एसिड होता है ना। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है C4 एसिड, है ना, तो उसी को हमने C4 एसिड कह दिया। अब ये C4 एसिड चाहे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड हो, चाहे मैलिक या एस्फार्टिक एसिड, ठीक है। तो ये बंडल शीथ सेल के अंदर आ गया। अब बंडल शीथ सेल के अंदर इसका होगा डी कार्बोक्सिलेशन, यानी इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई है तो 3 कार्बन बचना चाहिए, तो डी कार्बोक्सिलेशन के बाद बचा क्या, C3 एसिड बचेगा, हमारे पास 3 कार्बन का एक एसिड बनेगा। अब डी कार्बोक्सिलेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी ना, वो जो है फिक्सेशन उसका होने लगा कैल्विन साइकिल, यानी C3 साइकिल के अंदर वो चली जाएगी यहीं से, देख रहे हो। तो यहाँ पे बेसिकली C3 साइकिल यहीं से शुरू हो गई, किसके द्वारा, किससे मतलब हो रही है साइकिल, ये जो CO2 निकला हुआ है C4 एसिड में से डी कार्बोक्सिलेशन की वजह से जो CO2 निकला है, इसका जो है क्या हो गया, कैल्विन साइकिल के अंदर ये CO2 चला जाएगा और C3 साइकिल के अंदर इसकी क्या कहते हैं, फिक्सेशन होने लगेगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आता है C3 एसिड। अब जो C3 एसिड बचा हुआ है ना, ये वापस से चला जाता है मीजोफिल सेल में, ये C3 एसिड। अब ये C3 एसिड से वापस से पेप का रीजनरेशन करा दिया जाता है, यानी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का वापस से रीजनरेशन करा दिया जाता है C3 एसिड से, ठीक है। तो ये याद रखना, आपको पता था, मैंने बताया था ना, 3 कार्बन का ये होता है, पेप जो होता है वो 3 कार्बन का होता है ना। तो ये 3 कार्बन का और 3 कार्बन का हमने वापस से पेप अपना निकाल लिया। तो इसी को कहते हैं हम क्रांज एनाटॉमी, या मतलब इसको कहते हैं हम C4 साइकिल या C4 पाथवे, है ना। और क्रांज एनाटॉमी क्या है कि बंडल शीथ सेल्स जो होती हैं वो घेरे रहती हैं वेस्कुलर बंडल को। तो यहाँ पे दो चीजें, दो सेल्स के अंदर काम हो रहा है, ठीक है। बंडल शीथ सेल के अंदर भी, मेसोफिल सेल के अंदर भी काम हो रहा है, ठीक है, दो सेल्स के अंदर काम हो रहा है। अच्छा, आखिरी में देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, सो इन C4 प्लांट्स C3 साइकिल रन्स इन बंडल शीथ सेल। जो C4 प्लांट्स होते हैं उनके अंदर C3 साइकिल कहाँ चलती है, बंडल शीथ सेल में। अब आप कहेंगे कि फिर C3 प्लांट्स में कहाँ चल रही थी कैल्विन साइकिल, तो उसके अंदर मीजोफिल के अंदर चलती है ना। जो C3 प्लांट्स होते हैं, जो C3 प्लांट्स होते हैं ना, इनमें मीजोफिल के अंदर चलती है कैल्विन साइकिल। C3 प्लांट्स के अंदर ऐसा लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। जो C3 प्लांट्स होते हैं उनमें जो कैल्विन साइकिल होती है वो कहाँ चलती है, वो मीजोफिल सेल में होती है, मीजोफिल सेल में चलती है। C4 प्लांट्स में कहाँ चलेगी, बंडल शीथ सेल में, है ना। तो इन C4 प्लांट्स कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल बंडल शीथ सेल के अंदर चलती है, ठीक है। तो ये हैचन-सैक पाथवे या फिर C4 प्लांट था। अब ये जो हमने C3 या C4 पाथवे पढ़ा है ना, ये डार्क रिएक्शन थी, है ना, ये दोनों डार्क रिएक्शन थी। अच्छा, मैंने कहा कि फोटोसिंथेसिस, सॉरी, जो C4 प्लांट्स होते हैं इनमें कई सारी चीजें अच्छाइयां होती हैं, इसमें एक होता है फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। तो फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है ये भी पढ़ लेते हैं, है ना, बहुत ही सिंपल चीज है ये, सब कोई टफ नहीं है ना, आप डरते हैं इससे। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, ये सिर्फ C प्लांट्स में होता है, C3 प्लांट्स में होता है, C प्लांट्स में पता नहीं क्यों, है ना। फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, सिर्फ C3 प्लांट्स में होता है, C4 प्लांट्स में नहीं होता है, ठीक है।
अब देखो जो रिबिस्को एंजाइम होता है ये मोस्ट एबेंडेंट एंजाइम है वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है रिबिस्को, है ना। ये CO2 और ऑक्सीजन दोनों से बाइंड कर सकता है ना, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड कर सकता है और ऑक्सीजन से भी बाइंड कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर CO2 और ऑक्सीजन 1:1 में प्रेजेंट है, मतलब मान लेते हैं 1 लीटर CO2 और 1 लीटर ऑक्सीजन की जगह पे है, तो रिबिस्को हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड पे यानी CO2 को चूज करता है, प्रिफर करता है। मतलब अगर हम बराबर बराबर हिस्से में या कह लो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके CO2 और ऑक्सीजन रख देते हैं, तो रिबिस्को किसको प्रेफर करेगा? CO2 को प्रेफर करेगा, है ना। अच्छा, इन C3 प्लांट्स में कुछ ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है रिबिस्को से, जिससे CO2 फिक्सेशन कम हो जाता है। अच्छा, क्यों बाइंड करेगा C3 प्लांट्स में भाई? ऑक्सीजन क्यों बाइंड कर जाएगा रिबिस्को को, जबकि रिबिस्को ने CO2 को प्रेफर किया है, तो क्यों बाइंड कर जाएगा? क्योंकि CO2 का कंसंट्रेशन जो होता है, CO2 का कंसंट्रेशन C3 प्लांट्स में उतना ज्यादा नहीं रह पाता, है ना। ट्रांसपिरेशन के थ्रू या किसी भी हिसाब से CO2 बाहर निकलती रहती है, उतना कंसंट्रेशन अच्छा नहीं रहता है CO2 का, किसमें? C3 प्लांट्स में। इसलिए कुछ रुबिस्को का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से भी जाके बाइंड कर जाता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है? CO2 फिक्सेशन जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि रुबिस्को कहां बिजी हो गया? ऑक्सीजन के साथ बिजी हो गया, ठीक है। रुबिस्को जब ऑक्सीजन के साथ बिजी होता है तो होता है फोटो रेस्पिरेशन, जिसमें क्या बनता है? एक फॉस्फोग्लिसरेट बनता है और एक फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है। ये दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनका पेड़ के लिए कोई अच्छा यूज नहीं है। तो हमारे पास दो फालतू की चीजें बन गई। क्यों? क्योंकि रुबिस्को ऑक्सीजन से जुड़ गया, और यही होता है फोटो रेस्पिरेशन। रुबिस्को का ऑक्सीजन से जुड़ना है, जिससे कि एक फॉस्फोग्लिसरेट और एक क्या है? फॉस्फोग्लाइकोलेट, दो मॉलिक्यूल्स ये बन गए जिनका पेड़ों में कोई काम नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये जब फोटो रेस्पिरेशन हुआ ना, तो इसमें कोई भी ATP, NADPH या शुगर की या ग्लूकोज की सिंथेसिस नहीं होती है, बल्कि ATP का यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना। ATP का यूज भी कर लिया फोटो रेस्पिरेशन ने, तो ATP भाई प्लांट ने मेहनत करके ATP बनाई थी, फोटो रेस्पिरेशन हुआ, ATP का यूज भी हो गया, और CO2 जो है वो रिलीज भी हो गई, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो गई? रिलीज हो गई, एटमॉस्फेयर में निकल गई। तो ये दिक्कत है, क्या है ये? इसी कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन, है ना। ATP भी यूज हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल रही है जो कि खराब है, और कोई भी चीज फॉर्मेशन भी नहीं हुआ, ना ATP का, ना NADPH, ना शुगर, किसी चीज का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है। C4 प्लांट्स में CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है, क्यों? क्रान्स एनाटॉमी की वजह से, है ना। मैंने बताया क्रान्स एनाटॉमी में गैसियस एक्सचेंज जो होता है बंडल सी सेल में वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा बना रहता है। और क्योंकि रिबिस्को जो होता है वो CO2 को ही प्रेफर करता है, तो CO2 से ही जुड़ता है, और इस वजह से कोई फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। तो ये छोटी सी चीज थी फोटो रेस्पिरेशन, समझ में आ गया। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस बहुत ही सिंपल चीज है। इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होती है। जैसे इंटरनल फैक्टर्स में नंबर, एज और साइज या ओरिएंटेशन ऑफ लीफ कितनी ज्यादा है, उनका साइज क्या है, उनका नंबर क्या है, और वो धूप की तरफ है कि नहीं है। भाई छाव में रख दोगे, मतलब पेड़ मान लेते हैं धूप पे था, पेड़ की जो पत्तियां थी वो छाव में है किसी वजह से, तो नहीं होगी फोटोसिंथेसिस, कम होगी ऑब्वियसली। तो ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, है ना। इसके अलावा CO2 की कंसंट्रेशन, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, उस पेड़ में क्लोरोफिल कितना है, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे इंटरनल फैक्टर्स, है ना। बाहरी फैक्टर्स जैसे सनलाइट कितनी है ना, टेम्परेचर कैसा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कैसा है, और वाटर कैसा है, ये सारी की सारी, वाटर का कंसंट्रेशन कितना है ना, मतलब मात्रा कितनी है, ठीक है, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए, ठीक है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ब्लैकमैन के द्वारा दिया गया, है ना, कभी कभी ब्लैकमैन लिमिटिंग फैक्टर लॉ कहते हैं इसको। अब ये ब्लैकमैन ने क्या कहा, ये सिंपल चीज इन्होंने बताई, इसको याद नहीं करना, मैंने देख लिखा है यहाँ ना, डू नॉट लर्न इट, लेकिन इसको समझना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आ गया तो आप समझा पाओ एटलीस्ट, है ना। अगर एक केमिकल प्रोसेस इफेक्ट हो रही है मोर देन वन फैक्टर से, जैसे फोटोसिंथेसिस एक केमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस, जो कि कई सारे फैक्टर से इफेक्ट हो रही है ना, कई सारे फैक्टर से इफेक्ट हो रही है, then its rate will be determined by factor which is nearest to its minimal value। तो उसका फोटोसिंथेसिस का रेट उस फैक्टर के द्वारा डिसाइड किया जाएगा जो कि सबसे कम है। मान लेते हैं जो प्लांट था उसके पास सनलाइट अच्छी थी, टेम्परेचर अच्छा था, वाटर थोड़ा कम था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा था, कंसंट्रेशन था, वो सबसे ज्यादा कम है, सबसे ज्यादा कम है। तो फोटोसिंथेसिस कितने देर में होगी या कितनी अच्छी होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा? CO2 के कंसंट्रेशन पे। मतलब जो सबसे सबसे मिनिमल वैल्यू पे है, कम वैल्यू पे है, उसी से डिसाइड होता है
वो चीज, वो रेट जो होगा उस चीज का वो कितना अच्छा होगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखा है, देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड बाई फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू। इट इज द फैक्टर विच डायरेक्टली इफेक्ट प्रोसेस इफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज। अच्छा, ये वो फैक्टर होगा जो कि डायरेक्ट प्रोसेस को इफेक्ट करेगा अगर कंसंट्रेशन, इसका क्वांटिटी चेंज कर दें। जैसे CO2 का कंसंट्रेशन अभी बढ़ा दें, तुरंत फोटोसिंथेसिस जो होती है वो बढ़ जाएगी, या CO2 का कंसंट्रेशन और घटा दें, फोटोसिंथेसिस और कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉ है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि जैसे मान लेते हैं ये था A, B और C, और इनकी रेस हो रही है ना, मान लेते हैं ऐसे था, इस तरह नहीं, थोड़ी जगह है यहाँ पे, हाँ, मान लेते हैं A, B और C D, E, F के साथ रेस कर रहे हैं। ठीक है, और यहां तक पहुंचना है। ठीक है, ए बहुत तेज चलता है, बी भी काफी तेज चलता है, लेकिन सी बहुत धीमे धीमे चलता है। यहाँ पे डी के तेज चलता है, एफ भी तेज चलता है, और ई धीमे धीमे चलता है। तो अगर ये टीम मैच है ना, तो भाई ए बी सी तीनों यहाँ पे पहुंचने चाहिए, डी ई एफ तीनों यहाँ पे पहुंचने चाहिए, तब जीतेगी टीम। तो अगर ये टीम बैच है तो ए और बी के पहुंच जाने से तो कुछ होगा नहीं, यहाँ पे डी और एफ के पहुंच जाने से कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक सी और ई नहीं पहुंच जाएंगे तब तक को तो मैच चलता ही रहेगा। तो यही है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, है ना। जब एक से ज्यादा चीजें प्रभावित करती हैं किसी चीज को, तो जो सबसे स्लो चीज है वो कब काम करता है, वो कब तक आगे बढ़ेगा, उसी पे हर चीज डिपेंड करती है। ठीक है, तो यही है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, रुक जाओ, इसको क्लियर कर दे फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। ब्लैक मैन ने दिया था, इसको याद रखना। ठीक है, आखिरी पेज पे आ गए हम। जो फैक्टर्स हैं फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करने वाले उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे लाइट जो होती है, अगर लो इंटेंसिटी है तो फोटोसिंथेसिस लाइट के प्रोपोर्शन होता है, जितना ज्यादा लाइट मिलेगी उतना ज्यादा, जितनी ज्यादा सनलाइट मिलेगी उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन लो इंटेंसिटी पे, है ना। हाई इंटेंसिटी पे, जैसे गर्मियों में बहुत ज्यादा तेज हो जाती है सनलाइट, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है वो सेचुरेट कर जाता है, मतलब एक मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है। सेचुरेशन मतलब होता है मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाना। ठीक है, उससे ज्यादा तेज जो है क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, वो एक लेवल बन जाएगा बस, उससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, वेरी हाई इंसिडेंट लाइट, अगर बहुत ज्यादा हाई इंसिडेंट लाइट है तो क्लोरोफिल को ही डैमेज कर देता है, तो इससे तो और भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, दूसरा फैक्टर यहाँ पे लाइट के बाद CO2 कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। एटमॉस्फेयर में लगभग 0.03 से 0.04% CO2 होती है। ठीक है, अगर 0.05% से ज्यादा हो जाएगी तो ये लीफ के लिए हार्मफुल है ना। और हम लगातार बढ़ा ही रहे हैं CO2, है ना। हमारी बाइक हो गई, कार हो गई, रॉकेट्स हो गई, हर तरफ से CO2 ही निकल रही है। ठीक है, तो 0.05% से ज्यादा होगी तो लीफ के लिए हार्मफुल होगी, नहीं बचेंगे फिर प्लांट्स, है ना, धीमे धीमे खत्म होंगे। एट लो लाइट, धीमी लाइट पे C4 या फिर C3 प्लांट जो होते हैं वो कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ाने या घटाने, अगर लाइट कम है तो। लेकिन अगर लाइट ज्यादा है तो दोनों C3 और C4 प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का रेट उनका बढ़ जाता है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर लाइट अच्छी है तो, हाई लाइट, है ना। सेचुरेशन क्या होता है, अगर C4 प्लांट्स की बात करें तो 360 माइक्रोलीटर पर लीटर में इसका सेचुरेशन हो जाता है C4 प्लांट्स के अंदर, है ना। 360 क्या कहते हैं माइक्रोलीटर पर लीटर अगर CO2 है तो उसका सेचुरेशन हो जाएगा, मैक्सिमम मतलब कैपेसिटी आ जाएगी। और C3 प्लांट्स में 450 माइक्रोलीटर पर लीटर पे मैक्सिमम कैपेसिटी आएगी। ठीक है, यहां से भी आप ये पता कर सकते हो कि C3 प्लांट्स को ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होता है उसका कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना, क्योंकि यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन भी हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तीसरा फैक्टर है वाटर। वाटर अगर कम है, इफ लेस स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। हाँ, अगर वाटर कम है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, भाई बाहर से CO2 आ नहीं पाएगी अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। लीफ विल्ट कर जाएगी, मतलब पत्तियां मुरझा जाएंगी, जिससे सरफेस एरिया भी कम होगा, है ना, वाटर की कमी की वजह से ये हो सकता है। ठीक है, अच्छा, टेम्परेचर की बात करें, एफेक्ट्स मेनली डार्क रिएक्शन बिकॉज इट नीड्स एंजाइम। ठीक है, जो टेम्परेचर होता है वो जनरली लाइट रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, लेकिन डार्क रिएक्शन में टेम्परेचर से फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स यूज होते हैं, है ना। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर आप ले आओगे तो एंजाइम्स क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, डिग्रेड कर जाएंगे, जिसकी वजह से रिएक्शन सही से नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन पे तो टेम्परेचर का कुछ खास इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन मेनली डार्क रिएक्शन पे इसका ज्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये है हमारा लास्ट पेज, है ना। तो ये 5 पेज का हमारा माइंड मैप था। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। कोई भी चीज अगर आपको समझ में ना आई हो तो आप
कमेंट करके बता देना, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना, वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट अगर मैं लिख के बता दूं आपको, क्योंकि आप कई बार पीडीएफ नहीं मिलता है तो वेबसाइट आप समझ नहीं पाते, है ना। तो कुछ ऐसी वेबसाइट है theneetguru.blogspot.com, है ना। ठीक है, कुछ ऐसी वेबसाइट है, इस पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, है ना। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।